वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस फायरमैन का जो सिलेबस न्यू सिलेबस आया है उसी के हिसाब से मैं आपको प्रत्येक विषय का वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। फ्रेंड्स, तो आज हम लोग भौतिकी विज्ञान का, ठीक है फ्रेंड्स, भौतिकी विज्ञान का पहले भी सिलेबस के अनुसार से मैं वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। आप देख सकते हैं आपका जो फायरमैन का न्यू सिलेबस है आपका यही है। तो इसमें आपका चैप्टर 1 यानी टॉपिक 1 है गति, बल एवं ऊर्जा। इससे संबंधित वीडियो मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद में तरंग से संबंधित दूसरा टॉपिक भी क्लियर कर चुका हूँ और तीसरा टॉपिक भी आपको मैं क्लियर कर दिया हूँ, ठीक फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक में हम लोग देखेंगे प्रकाश से, ठीक फ्रेंड्स। तो प्रकाश का जो चैप्टर है जो बहुत बड़ा है, इससे कम आपको 150 क्वेश्चन बनेगा, ठीक फ्रेंड्स। तो ये पार्ट 1 है जिसमें हम 50 प्रश्न देखेंगे, ठीक है। और इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 जल्द ही अपलोड कल परसों अपलोड कर दिया जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो सिलेबस के अनुसार कर रहे हैं। तो प्रकाश का चैप्टर है जो बहुत बड़ा है फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए गोलीय दर्पण सब पढ़ना है, परावर्तन पढ़ना है फ्रेंड्स, अपवर्तन के बारे में पढ़ना है, मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इससे संबंधित लगभग 150 प्रश्न बनेंगे। तो सभी को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और इस सभी को फ्रेंड्स यूट्यूब पढ़ने के बाद में सभी को वेबसाइट पर भी डाल देता हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां जा करके आपको आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा। लाइव क्लास देखिए आज नहीं आ पाऊंगा फ्रेंड्स क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो बीच बीच में आपका क्या है वीडियो रुक जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो 1-2 दिन इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद में फिर लाइव क्लास लेंगे फ्रेंड्स, तब तक नेटवर्क ठीक हो जाएगा। चलिए आप गेस करते चलेगा। ये सब बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है फ्रेंड्स। तो ये सभी प्रश्न को आप रट जाएं, ये सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का पहला सवाल है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है। ये सब प्रश्न पहले भी करा चुका हूँ फ्रेंड्स, लेकिन सिलेबस में है तो फिर से पुनः एक बार मैं आपको करवा देता हूँ। पहला नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा। प्रकाश तरंग है जो किस प्रकार का तरंग है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है फ्रेंड्स। कैसा है तो आपका अनुप्रस्थ तरंग है। अगर पूछा जाए कि ध्वनि तरंग है जो किस तरह का तरंग है फ्रेंड्स, या तो ध्वनि है जो किस तरह के किस में गमन करती है, तो ध्वनि है जो आपको अनुदैर्घ्य तरंग में गमन करती है, याद रखिए आप। प्रकाश हो गया अनुप्रस्थ तरंग, इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए प्रकाश में आपका स आ रहा है, अनुप्रस्थ में भी आपका स आ रहा है, तो इसे पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो जब प्रकाश हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग तो ध्वनि क्या हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग। इस तरह से याद रखें। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 आपके सामने है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है। तो सवाल नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, फोटोन कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 आप लोग के सामने है कि प्रकाश की प्रकृति एवं उसके गुणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। प्रकाश की प्रकृति एवं उसके गुणों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं। 3 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्टिक्स कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 आप लोग के सामने है फ्रेंड्स कि प्रकाश की किरणें की प्रकृति होती है, कैसी होती है। तरंग के समान होती है, कण के समान होती है, या तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, या तरंग एवं कण किसी के समान नहीं होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करिए। 4 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, ठीक है। 4 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5 आपका है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो निम्न में से कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो क्या अपरिवर्तित रहता है। 5 नंबर सवाल का वेग, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य या तीव्रता। तो सवाल नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस करें। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आवृत्ति है जो क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। बाकी सब बदलता है, वेग, तरंगदैर्घ्य, तीव्रता, लेकिन आवृत्ति है जो अपरिवर्तित रहता है। सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 है, जिस सामग्री से रोशनी पारित हो सके उसे क्या कहते हैं, ठीक है। जिस सामग्री से या जिस पदार्थ से, जिस वस्तु से रोशनी क्या होता है, पारित यानी कि पास हो, उसे क्या कहते हैं। ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ट्रांसलूसेंट कहते हैं, ओपेक कहते हैं, या विट्रियस कहते हैं। सवाल नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए सवाल नंबर 7 को देखिए। सवाल नंबर 7 आपका है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा। 7 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा हाइगेंस के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। चलिए सवाल नंबर 8 को देखिए। 8 नंबर सवाल आपका है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस घटना से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, टिंडल प्रभाव वाला बार बार एग्जाम में रिपीट होता है।
तो टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? गेस करिए। परावर्तन से, प्रकीर्णन से, अपवर्तन से या परिक्षेपण से। सवाल नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ये प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। टिंडल प्रभाव है जो आपका किससे संबंधित है? तो आपका प्रकाश के परिकीर्णन से। 8 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए सवाल नंबर 9 को देखिए। 9 नंबर सवाल आपका है, प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? प्रकाश की जो गति होती है सबसे अधिकतम किस माध्यम में होती है? गेस करिए। कांच, हवा, पानी या निर्वात में। 9 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा सॉरी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निर्वात में है जो प्रकाश की गति अधिकतम होती है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए सवाल नंबर 10 को देखिए। 10 नंबर सवाल आपका है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? 10 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? आइंस्टीन, प्लांक, न्यूटन, फैराडे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्लांक के द्वारा। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, प्लांक, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखिए कि प्रकाश के विद्युत चुंबक के स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश के जो विद्युत चुंबक है उसका स्वरूप की खोज किसने किया था? 11 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा मैक्सवेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 12 को देखिए। 12 नंबर सवाल है, किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश तरंगे का विवर्तन होता है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। सर्वप्रथम किसने दिखाया या बताया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? यंग ने, मैक्सवेल ने, आइंस्टीन ने या ग्रे माल्डी ने? राइट आंसर क्या होगा 12 का? तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ग्रेमाल्डी ने सर्वप्रथम दिखाया कि प्रकाश तरंगों का क्या होता है? विवर्तन होता है। चलिए सवाल नंबर 13 को देखिए। सवाल नंबर 13 आपका है, प्रकाश की चाल किसके माध्यम से जाते हुए न्यूनतम होती है? अभी तो हम लोग देखे थे फ्रेंड्स कि प्रकाश का चाल जो सबसे अधिकतम कहाँ होता है? तो निर्वात में होता है। अभी पूछा जा रहा है न्यूनतम होती है, तो कहाँ होगा? 13 नंबर सवाल का, जल में न्यूनतम होगा, वायु में होगा, या कांच में होगा, या निर्वात में? तो निर्वात में तो सर्वाधिक होता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर डी तो इससे पहले हो गया। आप 3 में गेस करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच में है जो न्यूनतम होता है। अधिकतम किस में होता है? निर्वात में होता है। सवाल नंबर 14 देखिए। सवाल नंबर 14 आपका है, सवाल नंबर 14 आपका है फ्रेंड्स कि प्रकाश का किसी भी माध्यम में गमन करते समय कौन से चर प्रभावित होते हैं? प्रकाश का किसी भी माध्यम में जब गमन करता है तो उसका कौन सा चर प्रभावित होता है? बहुत अच्छा सवाल है। 14 नंबर गेस करें। तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और वेग, आवृत्ति या वेग या आवृत्ति? यहाँ पर आवृत्ति होगा, वेग या आवृत्ति। तो राइट आंसर इसका क्या होगा 14 नंबर सवाल का? 14 नंबर सवाल का जो राइट आंसर क्या होगा फटाफट गेस करें फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य और वेग है जो क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 15 को देखिए। सवाल नंबर 15 आपका है, किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? ठीक है, कौन सा रंग है उसका विचलन कोण सबसे कम होता है? तो 15 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लाल रंग का है जो विचलन कोण क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, सवाल नंबर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 16 को देखिए। 16 नंबर सवाल आपका है कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है? ठीक है, सूर्य की रोशनी में जो हरा रंग के कपड़ा है दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में कैसा दिखाई देता है? काले रंग के दिखाई देने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? 16 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है, यही कारण है कि लाल रोशनी में देखने पर कैसा? काला दिखाई देता है। सवाल नंबर 17 को देखिए। 17 नंबर सवाल है, गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग होता है? कौन सा किसका प्रयोग किया जाता है? गली का जो पीली लाइट होती है। 17 का गेस करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 18 को देखिए। 18 नंबर सवाल आपका है, किसी माध्यम की प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता को इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? किसी माध्यम की प्रकाश को परिवर्तित करने की क्षमता को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो 18 का हो जाएगा प्रकाश का घनत्व। ठीक है, लाइट का डेंसिटी से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 19 को देखिए। 19 नंबर सवाल है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? चलिए गेस करिएगा।
इसकी गति पहले से कम होती है फिर बढ़ती है, इसकी गति बढ़ती है, इसकी गति कम हो जाती है, इसकी गति पूर्ववर्ती रहती है। क्या होगा इसका राइट आंसर? जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो 19 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी गति कम हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 20 को देखिए। बादलों का रंग सफ़ेद के कारण दिखाई देता है, किसके कारण? गेस करिए। प्रकाश के अपवर्तन, विकिरण, या प्रकाश के प्रवर्तन, या प्रकाश के परिकर्णन। देखिए आकाश में बादल का रंग है जो ज़्यादातर सफ़ेद दिखाई पड़ता है फ्रेंड्स, तो ऐसा क्यों होता है? तो 20 का राइट आंसर क्या होगा? गेस करिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। चलिए सवाल नंबर 21 को देखिए। 21 नंबर सवाल आपका है, प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्ण से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स? अभी हम लोग ने देखा था टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव किसके कारण होता था? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाला प्रकीर्ण से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। देखिए टिंडल प्रभाव आपको देखने को मिलता है, घर में देखने को मिलता है। देखिए मान लिया कोई मिट्टी का घर है या तो ईंट का ही घर है, उसमें देखिएगा एक खिड़की छूटी रहती है, तो जो सूर्य के प्रकाश आता है फ्रेंड्स, तो वहाँ से देखिएगा तो अंधेरा रूम में आपको दिखाई देगा, आपका जो सूर्य की रोशनी जो आपका खिड़की से आता है, तो उसमें देखिए छोटे छोटे कण तैरते हुए नज़दीक आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो वही है जो आपका टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। वो किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो यही कह रहा है प्रकाश की एक पुंज के द्रव में तैरते कणों को। तो देखिएगा इस तरह से प्रकाश की पुंज जो खिड़की से आएगा उसमें कण है जो लग रहा है कि तैर रहा है, छोटा छोटा कण तैर रहा है। ठीक है, या तो आप अंधेला में टॉर्च भी बारेगा फ्रेंड्स, तो देखिएगा टॉर्च के सामने छोटा छोटा कण तैरते दिखाई देता है। तो ये सब होता है जो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। याद रखें, टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 22 को देखिए। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परिवर्तन, यानी कि आपका जो छवि है, प्रतिबिंब है, आपसे छोटा है, तो दर्पण का प्रकार कैसा होगा? यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और क्या पाते हैं? छवि उससे छोटा पाते हैं, तो किस प्रकार का दर्पण होगा? 22 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा क्या प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही बनता है। चलिए सवाल नंबर 23 को देखिए। 23 नंबर सवाल है, गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? जो गोलीय दर्पण है उसका अवधारणा अगर जो पूछा जाए तो प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल को देखिए। 24 नंबर सवाल आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? फिर पढ़ देता हूँ। वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई के बराबर होती है। गेस करते चलिएगा। वक्रता त्रिज्या फोकस लंबाई की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के 3 गुना बराबर होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के दुगने के बराबर होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? यही हो जाएगा ना। जो वक्रता त्रिज्या होता है क्या होता है? फोकस दूरी की क्या होता है? दुगने के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के दुगने के बराबर होता है। 25 नंबर सवाल को देखिए कि एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, जिसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं? 25 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, उसे ध्रुव या पोल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 26 को देखिए। चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है। देखिए जो कांच कहीं पे चटक जाता है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा आपको चमकीला प्रतीत होगा। ठीक है, किस कारण से? अपवर्तन के कारण, प्रवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, या व्यक्तिकरण के कारण? 26 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। चलिए अगला सवाल है। आप देखिए फ्रेंड्स, इससे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, सभी को याद कर लिया। इससे एक प्रश्न आपको पक्का अगर जो आता है तो पकड़ लीजिएगा। ये देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पर, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण कौन कौन सी घटना होती है, तो ये सब याद रखिएगा। ठीक है, और ये सभी को मैं वेबसाइट पे भी डाल दूंगा फ्रेंड्स, तो आपको कभी भी जा करके वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन कर सकते हैं। इसके पहले जो 4 वीडियो बनाया था यूट्यूब पर, और उसका पोस्ट बना करके वेबसाइट पे डाल दिया हूँ, फिजिक्स का फ्रेंड्स, और हिंदी का भी डाल दिया हूँ। तो अभी धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, सिलेबस के अनुसार से पूरा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा सभी विषयों का। ठीक है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर भी जा करके आप पढ़ाई करें। और लाइव क्लास का जितना 26 टोटल लिए, 27 लिए हैं फ्रेंड्स, 27 या 28 लिए हैं, वो सभी लाइव क्लास का भी आपको उस पर देखने को मिल जाएगा। उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और नहीं तो फ्रेंड्स जा करके आप वेबसाइट पर gkmastermind.com खोलिएगा, GK मास्टरमाइंड खाली लिखिएगा गूगल में जा करके, तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी प्रैक्टिस आप लोग करिए। बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ कर रहे हैं, उनको फायदा भी हो रहा है।
तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन है? जैसे हीरा का अत्यधिक चमकना होता है, जो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद में है आपका रेगिस्तान में मरीचिका। देखिए रेगिस्तान में जो मरीचिका तथा ठंडे देशों में जो होता है फ्रेंड्स, उसको किसके, वो भी आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, मरीचिका दिखाई देती है। ठीक है, ठंडे प्रदेश में जो मरीचिका दिखाई उसी कारण दिखाई देती है। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाता है। जो अभी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन था ना कि आपका काट चटका हुआ कांच चमकीला क्यों दिखाई देता है, तो अभी है ना प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो देखिए यहाँ पर भी है आपका, तो कांच का जो चटका हुआ भाग है वो किस चटका अधिक चमकीला दिखाई देता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। पानी में पड़ी हुई परखनली चमकीली दिखाई देती है, वो भी है आपका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। प्रकाशित तंतु जो ऑप्टिकल फाइबर होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। पूछता है फ्रेंड्स से कि आपका ऑप्टिकल फाइबर है जो प्रकाशिक तंतु है किस पे सिद्धांत पे कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। तो सभी को याद कर लीजिएगा। पानी में हवे भरे बुलबुले चमकते हैं, ये भी है आपका फ्रेंड्स किसके कारण था? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। कालिक से पोता हुआ गोला चमकता है, ये भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण है। ये देखिए आपका 6-7 उदाहरण था, सभी को आप लोग याद करिएगा। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ये सब घटनाएं घटती है। चलिए सवाल नंबर 27 को देखिए। 27 नंबर सवाल आपका, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर टेम्परेचर में वृद्धि किया जाए तो प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, परिवर्तित रहेगा या सहसा गिर जाती है? तो 27 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपका माध्यम के तापमान में वृद्धि होने पर प्रकाश के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए सवाल नंबर 28 को देखिए। 28 नंबर सवाल है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अभी वो बीमारी चला हुआ है फ्रेंड्स, इसी हिसाब से याद रखिएगा। देखिए इसको तो ट्रिक बन जाता है कि सूर्य ग्रहण लगा तो कौन बीमारी आया? कोरोना बीमारी आया, इस तरह से। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है फ्रेंड्स? तो आपका किरीट या कोरोना। देखिए कोरोना हो बहु इस तरह से लिखा ही जाता है फ्रेंड्स, तो किरीट या उसे कोरोना कहा जाता है। कहीं कहीं आपको किरीट देगा, कहीं कहीं कोरोना देगा। सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? जो दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना कहते हैं। 29। हाँ फ्रेंड, तो सवाल नंबर 29 देखिए। सवाल नंबर 29 से, एक दर्पण के वक्रता की फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, R=F/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 30 को देखते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन दोनों दिन लगता है, या अर्धचंद्र के दिन लगता है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो चंद्र ग्रहण लगता है हमेशा कब लगता है? तो ये आपका पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है फ्रेंड्स? तो इसको देखिए आपको मैं बता देता हूँ, याद रखिएगा ये भी। चंद्र ग्रहण कब लगता है? देखिए कोई भी ग्रहण चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कहे तो उसके लिए देखिए क्या करना है आपको, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखिए सूर्य है जो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। सूर्य को कहीं पे नहीं रखना है। ठीक है, सूर्य एक साइड आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये आपका मान लीजिए कि क्या है? सन है, ये सूर्य हो गया। अब आपको कौन सा ग्रहण पूछ रहा है? आपका पूछ रहा है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण पूछ रहा है तो बीच में क्या आ जाएगा? पृथ्वी आ जाएगा। ठीक है, बीच में पृथ्वी आएगा तभी तो इसका प्रकाश रोक लेगा। तो इसका प्रकाश रोक लेगा तो आपका ये जो चंद्रमा है क्या हो जाएगा? डार्क दिखाई देने लगेगा, इस पर इसका प्रकाश न पड़ेगा तो क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो गया। ठीक है, इस तरह से लगता है। तो सूर्य यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। अब अगर जो पूछे चंद्र ग्रहण कब लगता है तो फिर देखिए इसी तरह से लगाइएगा। यहाँ पर आपका सूर्य हो गया। ठीक है, यहाँ पर मान लिया आपका सन हो गया, सूर्य हो गया। अब लगा रहा है क्या? आपको सूर्य ग्रहण कर रहा है तो बीच में क्या आ जाएगा? बीच में आपका चंद्रमा, मून आ जाएगा। ठीक है, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में मून आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा? इसका प्रकाश इससे रुक लेगा तो ये आपका सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब पृथ्वी सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और जब क्या बताया अभी फ्रेंड्स, जब सूर्य और देख लेते हैं उसको बना करके, यहाँ पर आपका सन हो गया, यहाँ पर आपको चंद्र ग्रहण लगाना है ना, तो चंद्र ग्रहण लगाना था जब सूर्य और चंद्रमा के बीच। हाँ, यहाँ पर आपका मून हो गया। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आपका पृथ्वी आ जाता है, अर्थ आ जाता है, तो आपका चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस तरह से। तो कह रहा है चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण है जो आपका पूर्णिमा के दिन लगता है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो ये अमावस्या के दिन लगता है। देखिए, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका चंद्र ग्रहण है जो कब लगता है फ्रेंड्स? तो आपका लगता है पूर्णिमा के दिन, और जो सूर्य ग्रहण लगता है जो अमावस्या के दिन लगता है। याद रखिए, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है। चलिए सवाल नंबर 31 को देखते हैं। 31 नंबर सवाल है, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? कटा हुआ जो हीरा है क्यों जगमग करता है? तो 31 नंबर सवाल का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ही एक कटा हुआ हीरा है जो क्या कहता है? जगमगाता है।
चलिए सवाल नंबर 32 को देखिए। 32 नंबर सवाल है, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सा है? तो प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में आपका नियॉन गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 33 को देखिए। 33 नंबर सवाल है, अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है? तो अभिनेत्र लेंस कह रहा है ना, तो इसमें क्या बनता है? उल्टा तथा वास्तविक बनता है। 33 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उल्टा तथा वास्तविक करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 34 को देखिए फ्रेंड्स, सबसे कम तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ वाला प्रकाश या रंग होता है या है, यानी सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है? तो 34 नंबर सवाल का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बैगनी का जो होता है, बैगनी प्रकाश या बैगनी रंग का जो वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है। अगला सवाल को देखते हैं। 35 नंबर सवाल, दूरदर्शन प्रसारण श्रव्य संकेतों को प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। ये बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को जो प्रेषण किया जाता है उसके लिए कौन सा तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका किया जाता है फ्रेंड्स आवृत्ति माडुलन का। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, आवृत्ति माडुलन का प्रयोग किया जाता है तकनीक का। 36 नंबर सवाल को देखिए। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, कहाँ जाता है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरे से कांच में जब जाता है, हीरे से जब कांच में जाता है तो क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सवाल नंबर 37 को देखिए। 37 नंबर सवाल आपका है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? देखते हैं फ्रेंड्स कि जो टाइमिंग है, आप सवेरे सवेरे मॉर्निंग के टाइम में देखिएगा तो वास्तविक जो सूर्योदय है उससे कुछ मिनट पहले ही आपको सूर्य दिखाई देने लगता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इसका होता है, जो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। याद रखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा किसके? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। 37 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पर कार्य करता हुआ है, तो अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि अभी जो बहुत सारा उदाहरण बताया था, तो ऑप्टिकल फाइबर किस पे काम करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन देखिए, याद रखिए किसी तरह से घुमा करके पूछा जा सकता है, तो सभी तरह से सभी प्रकार के क्वेश्चन याद रखिएगा फ्रेंड्स, तभी एग्जाम में अच्छा कर पाइएगा। ऐसा नहीं कि एक हार्ड क्वेश्चन या आसान क्वेश्चन, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि जो सिंपल क्वेश्चन रहता है वही गलत हो जाता है। ठीक है, तो सभी तरह का क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर रखिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 39 को देखिए कि कार में पीछे के यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन को इसी घुमा दिया है। सिंपल सा है कि जो आपका साइड मिरर में होता है, गाड़ी के साइड मिरर ड्राइवर के जो साइड में लगा रहता है, वो उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स उत्तल दर्पण में है क्या है, इसमें जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो पीछे का जो एरिया होता है कवर हो जाता है। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 40 नंबर सवाल को देखिए, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? चलिए अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, इसको मैं ट्रिक से बताता हूँ, ट्रिक से कॉन्सेप्ट क्लियर इसका करता हूँ। सबसे उच्चतम तापमान होता है उच्चतम ऊर्जा किस में होगी? नीला प्रकाश में, हरा प्रकाश में, लाल प्रकाश में या पीला प्रकाश में? तो 40 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नीला प्रकाश इसका करेक्ट आंसर होगा 40 का। कैसे फ्रेंड्स? देखिए, गैस को ले लीजिए, लकड़ी को ले लीजिए और पुआल को लीजिए, जो होता है पुआल होता है उसको, गैस को जलाइएगा तो देखिए उसमें नीला नीला दिखाई देगा। तो नीला दिखाई देता है, क्यों देखता है? क्योंकि उसमें क्या है, टेम्परेचर अधिक होता है, ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, लाल प्रकाश पुआल को जलाइएगा फिर तो देखिए लाल दिखाई देगा, यानी उसमें क्या होता है, हीट कम होता है, ऊर्जा कम होती है। उसी तरह से पीला प्रकाश को जो होता है, लकड़ी जलाइएगा तो पीला टाइप का आता है, तो इससे इसमें अधिक होता है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि नीला प्रकाश है में इसमें क्या होता है, उच्चतम ऊर्जा होती है। अब देखिए सूर्य का है, जो तारा है फ्रेंड्स, तारे का रंग होता है किसका सूचक होता है? टेम्परेचर का सूचक होता है। जो तारा नीला टाइप के दिखाई देता है उसमें क्या होता है, तापमान अधिक होता है, यानी ऊर्जा उसमें अधिक होता है। जो पीला उजला दिखाई देता है उससे इससे कम में होता है, और जो लाल दिखाई देता है उससे इससे कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से याद रखिए। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश याद रखिएगा। 41 नंबर सवाल को देखिए, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा बनता है? खगोलीय दूरदर्शी से जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है काल्पनिक और बड़ा बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 42 को देखिए, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है? देखिए एक क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त से पहले सूर्य दिखाई देता है, तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, लेकिन पूछे कि सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय
के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होना, जो लाल दिखाई देता है, एक इसके कारण से होता है। तो 42 नंबर जो आपका सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश का प्रकिरणन के कारण होता है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्रकाश के प्रकिरणन के कारण ऐसा होता है। तो 42 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 43 को देखिए। 43 नंबर सवाल है, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश का प्रयुक्त होता है। देखिए ट्रैफिक सिग्नल में लाल का दिया जाता है, तो क्यों दिया जाता है ऐसा? 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है। ठीक है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होती है, यही कारण से। और बैगनी का क्या होता है? कम होता है, याद रखिएगा। चलिए तो 44 नंबर सवाल को देखिए कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा? कॉमन सेंस की बात है, 12 बजे एग्जैक्टली 12 बजे किधर दिखाई देगा? पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में? यह नहीं दिख सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह नहीं देख सकते। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि सूर्य है जो बीचों बीच लंबवत चमकता है, तो ऐसी स्थिति में आप इंद्रधनुष नहीं देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 45 नंबर सवाल को देखिए। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का, जनरली देखिएगा फ्रेंड्स, बाल्टी में भी रखिएगा तो किसी कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत नहीं रहता, जब डालिएगा तो लगेगा कि ऊपर उठा हुआ है सिक्का। तो ये सभी जो घटना होती है किसके कारण होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। देखिए मान ली कहीं पर आप बैठे हैं और आधा पैर आपका पानी में है, तो देखिएगा क्या छोटा दिखाई देगा, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो ये सब भी है जो आपका प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 हो गया फ्रेंड्स, प्रकाश का अपवर्तन याद करते चलेगा। एक आपका पानी में जो सिक्का पड़ा होता है जो ऊपर दिखाई देता है, और ये वाला हो गया। उसके बाद आपका है, जल के अंदर मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देता है? इसका भी कारण क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा ना। देखिएगा मछली है जो अपना जहाँ वास्तविक गहराई उससे थोड़ा सा ऊंचा दिखाई पड़ता है। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तीनों का ही हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, प्रकाश का अपवर्तन, तीनों को उदाहरण याद रखिएगा। 48 नंबर सवाल है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, किस कारण से? 48 का भी क्या हो जाएगा? इसका भी प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा। तो 4 उदाहरण होगा प्रकाश का अपवर्तन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। चलिए 49 नंबर है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या करती है? सीधी दिशा में चली जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, या अभिलंब से दूर हट जाती है, या इनमें से कोई नहीं? तो 49 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? गेस करिए, बी हो जाएगा, अभिलंब की ओर झुक जाती है। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें आपका अपवर्तन भी होता है और परावर्तन भी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए इस तरह से ऑप्शन दिया रहा है कि इंद्रधनुष किस कारण से, तो अपवर्तन और प्रवर्तन रहे फ्रेंड्स, तो यही मारिएगा ऑप्शन, अपवर्तन और प्रवर्तन के कारण ही आपका इंद्रधनुष बनता है। तो ये 50 प्रश्न था फ्रेंड्स, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार से, आपका जो सिलेबस है उसी हिसाब से था। ये प्रकाश से मैंने लिया था, इससे अभी 100 प्रश्न और मैं छाट करके आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए आपका जो सिलेबस बिहार पुलिस फायरमैन का सिलेबस है आपका, तो ये टॉपिक क्लियर है, दूसरा तरंग का टॉपिक भी क्लियर है, सभी को पढ़ा दिए हैं, उसका वेबसाइट पे भी डाल दिया है, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उसमें भी क्लियर हो गया फ्रेंड्स। आज हम लोग ने प्रकाश शुरू किया था, प्रकाश चैप्टर से आपका कितना टोटल 50 प्रश्न है, जिसमें आपका दर्पण भी शामिल था, लेंस भी कुछ शामिल था फ्रेंड्स, और इसमें आपका मानव नेत्र जो ये सब दिया है टॉपिक, वर्ण विक्षेपण, इससे आपको कल में भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और लाइव क्लास आज मैं नहीं आ पा रहा हूँ इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस वीडियो के नीचे मेरा वेबसाइट का लिंक दिया रहेगा फ्रेंड्स, वहाँ पर जाकर के आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।